हिंद दोस्तों, आज अब हम बताने वाले हैं नेपाल के यादव राजाओं के बारे में तथा वहां रह रहे यादव समाज के बारे में। कृपया वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें और जितने भी मैं इतिहास बताऊंगा सब सरकारी दस्तावेज और इतिहास में दर्ज है, कोई फेक नहीं बताया जाएगा। कृपया अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सभी चीज़ का आप पढ़ सकते हो। सरकारी आंकड़े तथा बड़े बड़े इतिहासकारों के बारे में, नेपाल के यादव राजवंशों के बारे में क्या क्या उन लोगों ने लिखे हैं पुस्तकों में अपने। आपको मैं बताना चाहूँगा, नेपाल एक ऐसा देश है जो भारत के पास ही पड़ता है तथा नेपाल कई मतलब उधर चाइने पड़ते हैं, चाइना पूरा, और इधर भारत पड़ता है। और नेपाल की जो है वो आधी एरिया वो पहाड़ियों के क्षेत्र के कारण, इसलिए थोड़ा नेपाल में गरीबी का ये भी कारण बना था। लेकिन यहाँ पे अब बात मैं करता हूँ यादव राजवंशों के बारे में। नेपाल में यादव राजवंशों ने लगभग 600-700 के आसपास सालों तक राज किया था। उसके बाद यहाँ पर दूसरे राजवंशों ने अपना राज स्थापित किया। आगे हम अब बताने वाले हैं आपको नेपाल का जो है गोपाल डायनेस्टी चालू हुआ था। माना जाता है जो भगवान कृष्ण के साथ भारत से यादव नेपाल के साइड गए थे, उन्होंने एक राक्षस जो थे दानासुर को मारने के लिए भगवान कृष्ण वहां गए थे और अपनी अहिर सेना लेकर गए थे, और सेना वहीं पर कुछ सेनाएं रुक गई थी और वहीं पर अपना राज्य स्थापित कर लिए थे कुछ लोग, और वहीं पर रुक गए थे। इसी कारण क्या करा, नेपाल में यहाँ के यादव नेपाल में गए थे, माइग्रेट हुए थे, ऐसा माना जाता है। वहाँ पे सबसे पहले गोपाल डायनेस्टी चली जो यादवों की चली थी। ये 621 वर्ष तक चली थी गोपाल डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी का आप देख लो, गोपाल डायनेस्टी जो चली थी इसके 8 किंग हुए थे जो 500 सालों तक राज किए थे। उसके बाद महिषपाल डायनेस्टी, ये भी यादव किंग था। उनके बाद ये इनके 3 किंग चले थे। उसके बाद किरात राजा जो थे इन लोग पर आक्रमण किए। किरात राजा महिषपाल की डायनेस्टी खत्म हुई और यहाँ से यादव जो एक मेजर एरिया था यादवों के राजवंशों का वो खत्म हुआ। लेकिन कुछ छोटे छोटे एरिया में जमींदारी और रजवाड़े स्थापित हुए, ऐसा नहीं कि सब पूरी तरह खत्म हो गए, लेकिन किरात राज इस पे हावी हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं गोपाल साम्राज्य जो नेपाल में फर्स्ट चालू हुआ था, नेपाल घाटी से बोला जाए तो। ये जो थे इसके संस्थापक पहले राजा जो माने जाते हैं नेपाल के, वो थे भक्तमान अहिर जी। भक्तमान अहिर जी ही जो ऐसे थे, इन्होंने पशुपति जो मंदिर है सबसे नेपाल का सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है, उनका ये निर्माण करवाए थे। इन्हीं के राज्य में वो निर्माण हुआ था और भक्तमान अहिर जी फर्स्ट किंग थे। इनकी पीढ़ी मतलब इनके जो गोपाल साम्राज्य था ये 521 वर्ष चला इनके पीढ़ी का। और ये भी इनका जो ये भक्तमान अहिर जी के ही शासनकाल में इन्होंने ही नेपाल, जो इस समय आप नेपाल का नाम जानते हो, इन्होंने ही नेपाल देश रखा था और पशुपति मंदिर का निर्माण कराए थे। भक्तमान अहिर जी एक महान शक्तिशाली सम्राट थे और भक्तमान अहिर जी को ये अपने गुप्त की उपाधि धारण किए हुए थे। इन्हें गुप्त की उपाधि से ही नवाजा गया था, इसलिए इन्हें गुप्त, इनके आगे वाली पीढ़ी को भी गुप्त सरनेम से भी जाना जाता था। उस समय उन्होंने गुप्त सरनेम भी लगाना चालू किया क्योंकि उधर उपाधि जो मिलती थी वही सरनेम लोग यूज करते। अब हम आगे आपको बता रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का आपको पुस्तक में भी नेपाल राजवंशों का हीरों का उल्लेख मिलता है, आप ये देख सकते हो। इन्होंने अपने पुस्तक में भी नेपाल के ही राजवंशों का लिखे हैं कि सबसे पहले नेपाल राजवंश हीरो ने ही शासन किया था नेपाल पे। उसके बाद ये आपको सरकारी गैजेटियर और कई इतिहासकारों के पुस्तकों में भी आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। नेपाल में ये इंग्लिश में है, आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ पशुपति नाथ का मंदिर की कहानी। ये पशुपति नाथ मंदिर जो है यहाँ पे यादवों का बहुल एरिया था।
माना जाता है एक मुनि जी के आने के कारण उन्होंने कहा था मंदिर कोई ग्वाल जो थे उनकी शायद मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के याद में पशुपति मंदिर का निर्माण कराए थे भक्तमान नहीं, तथा ये बहुत ही प्रिय माना जाता था यादवों के लिए। और हिंदू धर्मों में जितने भी हिंदू धर्मों में लोग आस्था रखते थे, पशुपति मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर माना जाता है। आज भी लोग बड़े बड़े लोग वहाँ पे पूजा करने जाते हैं। आज भी हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ मंदिर पशुपति मंदिर माना जाता है। अब भक्तमान अहिर जी नेपाल के प्रथम शासक थे। इन्होंने बहुत दिनों तक राज किया तथा एक महान एक शासक के रूप में उभरे थे। ये आप देख सकते हो पशुपति मंदिर है जो एक भव्य मंदिर है नेपाल काठमांडू घाटी में। अब गोपाल डायनेस्टी के बारे में आपको बता ही दिया है। ये भगवान कृष्ण के समय वहाँ गए थे, उसके बाद ये चालू हुआ था। और भक्तमान अहिर जी जो है 88 साल कम से कम शासन किए थे। उसके बाद इनके पीढ़ी के जो थे भक्तमान अहिर जी के बाद ये आप देख सकते हो इसमें भी कई लेखकों ने नेपाल के अहिर शासकों के बारे में, आपको मिथिला के राम प्रकाश शर्मा जी ने भी एक कविता के रूप में लिखा है और आप देख सकते हैं। उसके बाद भक्तमान अहिर जी के बाद यक्ष गुप्त शासन किए थे। यश गुप्त भी एक महान शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने गुप्त की सरनेम लगाया था क्योंकि इनके जो भक्तमान अहिर जी थे उनकी उपाधि मिली थी, तब उनके पीढ़ी वाले गुप्त का अपना सरनेम भी लगाना चालू कर लिए थे। और यश गुप्त एक महान शासक थे। इन्होंने भी अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था, तब बाहरी शक्तियों से अपने राज्य को बचाए रखा और इन्होंने बहुत सारे युद्ध भी किए और बाहरी शक्तियों से बचाए रखे थे। यशगुप्त के बाद आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ बरसिंह। बरसिंह यशगुप्त के बाद एक महान शक्तिशाली बरसिंह अहिर हुए थे, जिन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना किए और कई मतलब बाहरी शक्तियों से तथा कई मंदिरों का इन्होंने निर्माण भी कराया तथा अपनी सीमाओं को दूर दूर तक फैलाने का काम किए थे। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं जयमती सिंह। जयमती सिंह भी एक महान शासक थे और इन्होंने मतलब बरसिंह के बाद इन्हीं का नाम आता है जो एक महान शासक के रूप में, जो गोपाल वंश के मतलब जो राजशाही चली थी नेपाल में, उसमें एक महान शासक के रूप में ये प्रख्यात थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भुवन सिंह। भुवन सिंह जो इनको लास्ट शासक भी आप मान सकते हो, जो महान एक बड़ी डायनेस्टी थी यादवों की, उसके ये भुवन सिंह, इन्हें महिषपाल वंशी भी कहा जाता है। भुवन सिंह ये अंतिम राजा माने जाते हैं। इनके बाद इनको किरातों ने आक्रमण करके पराजित कर दिया था। उसके बाद लगभग जो बड़ी डायनेस्टी थी यादवों की नेपाल से, वो खत्म हो गई। उसके बाद वहाँ पे किरातों का राज्य चला। किरातों के बारे में कई बातें प्रचलित है, ये कहाँ से आए, बाहर से आए, कहाँ से आए, बहुत इनके बारे में प्रचलित है। खैर इनका एक अलग इतिहास है, लेकिन अब उसके बाद में बात करते हैं। लेकिन किरातों ने आक्रमण कर दिया था यादवों के राजाओं पे तथा महिषपाल जी की मृत्यु के बाद यहाँ पे किरात राज्यों का स्थापना हो गई। उसके बाद नेपाल में यादवों का लगभग बड़ा भाग जो राजशाही वो खत्म हो गया। अब महिषपाल जी के बारे में आप देख सकते हैं। महिषपाल जी भी एक बहुत महान शासक थे, लेकिन उसके बाद उन्हें मतलब कि डिफीट होना पड़ा। उसके बाद इनकी राजशाही चली गई, लेकिन एक अच्छे शासक के रूप में ये भी जाने जाते थे। बाहरी आक्रमणों के कारण इनकी सत्ता गई तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद भी बहुत से छोटे छोटे एरिया में यादवों के मतलब जमींदारी राजवाड़े बनते गए। ये आप देख सकते हैं, महिषपाल जी का ये फोटो है। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिए मध्य प्रदेश के राजौरी के शिलालेख में भी भारत के गुप्त वंश के प्रथम राजा के बारे में जानकारी मिलता है, जिन्होंने खुद को गोपाल वंश का राजा बताया। उनके बेटे का नाम गोप राय थे, जिसे माधव कृष्ण के समान तेज और पराक्रमी बताया गया था। ये आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब उसके बाद बात करते हैं नेपाल के राजनीति के बारे में। आप तो राजशाही इतिहास अब देख लिए, अब वर्तमान की बातें करते हैं। नेपाल में यादवों की जनसंख्या लगभग 15 से 20% के आसपास है, क्योंकि जनगणना बहुत पहले की है, तो अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन मधेसी एरिया में भी नेपाल
नेपाल में यादवों की जनसंख्या बहुत है और बहुत धनी और रॉयल्टी मानी जाती है यादवों की। नेपाल का एक आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। नेपाल में अभी दो मुद्दे चल रहे हैं, एक मधेसी और एक पहाड़ियों का। मधेसी जो होते हैं अपने यूपी बिहार से सटे जो नेपाल के एरिया होते हैं, वो यूपी बिहार जैसे संरचना वाले लोग ही रहते हैं। मतलब समझ लीजिए कि भारत के जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं उनकी रिश्तेदारियां भी वहाँ पर होती है, उसे मधेसी एरिया कहते हैं। तो मधेसी एरिया का ये मानना है कि जो मतलब नेपाली गवर्नमेंट है या मतलब कि उधर पहाड़ी एरियो को ही वो महत्व देते हैं, क्योंकि ये लोग को ये भी मानना है कि इनकी अधिक जनसंख्या में एमएलए और मतलब जनसंख्या नंबर ऑफ पॉपुलेशन अधिक है, लेकिन उसमें कम आपको एमपी और एमएलए बनते हैं। लेकिन वही पहाड़ी एरियो में कम जनसंख्या में ही एमएलए एमपी अधिक बनते हैं। इस कारण यहाँ पे मधेसी एरिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने में दिक्कत होती है। और मधेसी एरियो का एक ये भी प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं कि नेपाल के मतलब कि आर्मी हो या किसी भी पुलिस हो, उसमें भेदभाव होता है मधेसियों को नौकरी देने के लिए। ये भी एक भेदभाव का कारण बनता है मधेसी एरिया, मधेसी लोगों का। ये भी एक लोगों का मांग है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि मधेश को मतलब अभी तो राजशाही खत्म हुई थी, उसके बाद अब हम आपको बात करते हैं राजशाही के बाद ये ही खत्म हुआ। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर रामवरण यादव जी बने थे। ये भी एक जमींदार घर से बड़े धनी आदमी थे और जमींदार इन्होंने बहुत ही राजनीति में लंबा सफर हासिल किया और भारत इन्हें एक गौरव प्राप्त हुआ नेपाल का प्रथम राष्ट्रपति बनने का। उसके बाद हम बात करते हैं उपेंद्र यादव का। उपेंद्र यादव जो अभी फिलहाल में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नेपाल के हैं और इनकी खुद की पार्टी है तथा एक दो राज्यों में इनके खुद के सीएम हैं। इन्होंने मधेसी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इनसे भी लोग मधेश के लोग थोड़ा नाराज रहते हैं क्योंकि अच्छे से मुद्दा नहीं उठा पाते हैं जो मधेश के लिए चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं जितने भी लगभग एक मोस्ट पॉपुलर नेता हैं यादवों के, वो आप देख सकते हो। चित्रलेखा यादव जी ये मिनिस्टर रह चुकी हैं और डिप्टी स्पीकर भी लग सकी हैं वहाँ के पार्लियामेंट का। दिनेश चंद्र जी हैं, घनश्याम आप ये देख सकते हो। और ये उपेंद्र यादव और ये मातृका प्रधान मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री हैं अभी जो इनके में है। ये भी नेपाली कम्युनिस्ट के पार्टी के लीडर, मतलब जितनी भी पार्टियां उसमें अपने मधेश के एरिया का प्रतिनिधित्व यादव समाज करते आता है। अब हम आपको चित्रलेखा यादव जी का ये फोटो जो स्पीकर बनी थी नेपाल पार्लियामेंट की। अब हो गया राजनीति की बात, लेकिन वो मधेश की बात वही है कि वहाँ की अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी भी नौकरियों में पारदर्शिता लाए और सबको समान मौका मिले, जिसके कारण लोग विदेशों में प्रस्तावित न हों। ये बात है क्योंकि वहाँ जो है उन लोग को तो वहाँ के लोगों को वहीं में आर्मी में नौकरी मिलती है, फिर गोरखा रेजिमेंट, लेकिन जो और लोग हैं उन्हें विदेश में नौकरी करना पड़ता है। भारत तो खुद ही इतनी जनसंख्या वाला देश है, दूसरे को जॉब तो देता है, लेकिन तब भी भारत में भी तो बेरोजगारी। लेकिन और देशों में पलायन ये यहाँ के लोग करते हैं, अरब कंट्रियों में करते हैं, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत देशों में यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं अगर अपने देश में नौकरी के कारण नहीं। मधेश में अधिकतर यादवों की जनसंख्या है तो काफ़ी दिक्कत समझ लीजिए यादवों को परेशानी में पड़ता है। पहले भी मधेश के कई मतलब हक के लिए लड़े यादव, बहुत शहीद भी हो चुके हैं मधेश के हक के लिए। देखिए अब कब तक मिलता है। जय हिंद, जय भारत। कृपया वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।